Welcome again to another video lecture. Today's topic of discussion is samples and its collection. Firstly, the meaning of sample. Sample is a small part representing the full population or universe. That means पूरी पॉपुलेशन को जब हम स्टडी नहीं करना चाहते हैं तो हम एक सैम्पल उसमें से सेलेक्ट करते हैं. वो सैम्पल पूरी पॉपुलेशन का एक पार्ट होता है, लेकिन ऐसा पार्ट होता है जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए काफ़ी माना जाता है. इसकी कुछ इम्पॉर्टेंसेस हैं. सैम्पल जब हम सेलेक्ट करते हैं तो सैम्पल सेलेक्ट करने से हमारा इकोनॉमिकली बेनिफिट रहता है. पूरी पॉपुलेशन को जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी होती है. ऑन दी अदर हैंड सैम्पल से अगर हम चलते हैं तो वो इकोनॉमिकल तरीका माना जाता है. सेकेंडली, अगर हम सैम्पल्स को पढ़ते हैं तो हमारा टाइम भी बचता है. पूरी पॉपुलेशन को पढ़ने में ज़्यादा टाइम चाहिए, लेकिन अगर हम सैम्पल्स को पढ़ते हैं तो हमें टाइम कम लगता है. थर्डली, इट सेव्स आवर वर्क फोर्स. अगेन पूरी पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा हमें लेबर चाहिए. अगर हम पॉपुलेशन की जगह सैम्पल को ही पिकअप करके चलते हैं तो हमारी वर्क फोर्स भी बचती है. अगेन इट इज़ द ओनली मेथड इन मैनी केसेस. मैनी ए टाइम्स हम पूरी पॉपुलेशन को इसलिए भी नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि अगर हम पूरी पॉपुलेशन को पढ़ लेंगे तो वो डिस्ट्रॉय भी हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ट्यूबलाइट्स की लाइफ देखना चाहते हैं तो सारी ट्यूबलाइट्स को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे. हम उसमें से कुछ सैम्पल्स पिकअप करेंगे और फिर उसको स्टडी करके अपनी पॉपुलेशन के बारे में बात कहेंगे. Well, there are few disadvantages of samples also. It can mislead results if survey is not properly done. Now this is important. अगर हमने सही से सैम्पल्स नहीं सेलेक्ट करें, हमारा रिज़ल्ट गलत हो सकता है. उसकी वजह से बहुत कई बार मिसलीडिंग कंक्लूजन्स हो सकते हैं. सेकेंडली, इट नीड स्पेशलाइज्ड नॉलेज. जब भी सैम्पल्स कलेक्ट करे जाते हैं तो उसके लिए स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है. इसीलिए इसमें एक्सपर्टाइज लोगों को शामिल करा जाता है. नॉट यूज़फुल इन हेट्रोजीनियस यूनिट्स. जहाँ पर हम सैम्पल्स कलेक्ट करते हैं तो पॉपुलेशन के अंदर जो यूनिट्स होती हैं वो यूनिट्स होमोजीनियस होनी चाहिए. दैट मीन्स एक समान यूनिट्स होनी चाहिए. अगर अलग अलग हेट्रोजीनियस यूनिट्स हैं पॉपुलेशन के अंदर, उस केस में हमारा सैम्पल्स नहीं सेलेक्ट करा जा सकता. Sometimes it is impossible to collect samples when population is very small. जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम होती है, स्मॉल होती है, तो उस केस में भी हम सैम्पल से नहीं चलते हैं. नाउ कमिंग टू द मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग. सैम्पलिंग को हम दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. नंबर वन इज़ रैंडम सैम्पलिंग और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग होगी. रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग में डिफरेंस इस बात का होता है कि रैंडम सैम्पलिंग में हम इक्वल चांसेस देते हैं सारे यूनिट्स के सिलेक्शन के लिए. सारे यूनिट्स को बराबर चांस होगा सेलेक्ट होने का. हम कोई पार्शलिटी नहीं करेंगे. नॉन रैंडम सैम्पलिंग में सारे यूनिट्स को बराबर चांस नहीं मिलता है. अगर बात करते हैं रैंडम सैम्पलिंग की तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग में सबसे पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आती है. प्रैक्टिकली सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज़ नोन एज रैंडम सैम्पलिंग और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल लॉटरी मेथड है. लॉटरी मेथड के अंदर हम ये सभी जानते हैं, सब लोगों की एक चिट नेम की डाली जाती है और उसके बाद रैंडमली सैम्पल को सेलेक्ट करा जाता है. यहाँ पर सबके चांसेस रहते हैं बराबर सेलेक्ट होकर आने के. अनदर कैटेगरी इज़ रिस्ट्रिक्टिव रैंडम सैम्पलिंग. दोज रैंडम सैम्पलिंग विच हैज़ सम रिस्ट्रिक्शन. इसके अंदर सबसे पहले आती है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. अगेन इन दिस टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स और स्ट्राटा एंड यूनिट्स आर पिक्ड फ्रॉम दीज ग्रुप्स. इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे. सपोज़ अगर हम सैम्पल सेलेक्ट करते हैं एक सिटी के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ऑफ पीपल, तो एक शहर के अंदर अलग अलग इनकम ग्रुप्स के लोग होंगे. तो हम ग्रुप वाइज सबसे पहले सैम्पलिंग के लिए
हम लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम। इन्हीं ग्रुप्स को हम स्ट्राटा भी कहते हैं। उसके बाद हम रैंडमली ग्रुप्स में से अपने सैंपल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। In this, units are arranged in some systematic way like alphabets or numericals, etc. And then units of sample are selected with definite sequence and equal distances. इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज़ एक क्लास के अंदर अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो हम सबसे पहले उनको अरेंज करेंगे, और क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स रोल नंबर से अरेंज रहते ही हैं तो हम रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 100 तक उनको अरेंज करेंगे। सपोज़ 100 स्टूडेंट्स में से हमें 10 का सैम्पल पिकअप करना है, तो हम 10 का सैम्पल पिकअप करेंगे 10-10 के गैप से। 100 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक गैप मिलेगा 10-10 का। ना अब स्टार्टिंग हम कर सकते हैं 1 से लेकर 10 तक किसी भी एक नंबर से रैंडमली। सपोज़ हम रैंडमली रोल नंबर 2 को सेलेक्ट करते हैं, तो नेक्स्ट स्टूडेंट जो सेलेक्ट होगा दैट विल बी रोल नंबर 12, अगेन रोल नंबर 22 एंड सो ऑन। इस तरह से एक सिस्टम को हम फॉलो करके अपने सैंपल्स को कंप्लीट करेंगे। मूविंग अहेड, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। इन दिस मेथड सैंपल्स आर सेलेक्टेड एट एवरी स्टेज एंड एट ईच स्टेज रैंडम सैम्पलिंग इज़ यूज्ड। अगेन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ एक सिटी के अंदर अगर हमें 50 स्टूडेंट्स का सैंपल सेलेक्ट करना है तो हम अलग अलग स्टेजेस, जिनको हम पड़ाव बोल सकते हैं, उसको पार करते हुए 50 स्टूडेंट्स का सैंपल सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहली स्टेज में हम उस सिटी के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। सपोज़ कोई भी एक यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन रैंडमली हम करते हैं। उस यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनमें से एक कॉलेज को नेक्स्ट स्टेज में रैंडमली सेलेक्ट करा जाएगा। उस कॉलेज के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज में उन डिपार्टमेंट्स में से एक डिपार्टमेंट रैंडमली सेलेक्ट होगा एंड देन उस डिपार्टमेंट में जाकर हम 50 स्टूडेंट्स को रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ इज़ क्लस्टर सैम्पलिंग। हेयर टोटल पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स और ग्रुप्स एंड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज़ ड्रॉन फ्रॉम ईच क्लस्टर। इस सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर हम पूरी पॉपुलेशन को ग्रुप्स या क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं। इसके लिए होमोजीनियस पॉपुलेशन ही होनी चाहिए, क्योंकि ग्रुप्स का इस्तेमाल हमने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में भी करा था, लेकिन वहाँ पर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है। क्लस्टर सैम्पलिंग के लिए होमोजीनियस एक समान पॉपुलेशन होनी चाहिए। हम सारी पॉपुलेशन को बराबर बराबर ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद सैम्पल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास 100 मोबाइल फ़ोन्स हैं एक जैसे, तो हम 10-10 का ग्रुप बनाकर उसमें से फिर सैम्पल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। Okay, these were the techniques which was used for random sampling. Now coming towards non-random sampling technique. जैसा मैंने आपको पहले बताया था, नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर इक्वल चांसेस यूनिट्स के सिलेक्शन को नहीं मिलता है। इनके कौन कौन से टाइप्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक आती है। नाउ एज द नेम सजेस्ट, पर्पसिव सैम्पलिंग में इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट करता है यूनिट्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन चॉइस एंड रिक्वायरमेंट। पहले से ही इन्वेस्टिगेटर का एक पर्पस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, और उसी के बेस्ड होकर वो सैम्पल्स को सेलेक्ट करता है। बराबर के चांस हर यूनिट को वो नहीं देता। सेकेंड इज़ कोटा सैम्पलिंग। अगेन ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कोटा के अंदर हम पहले से ही परसेंटेज फिक्स कर देते हैं सैम्पल सिलेक्शन की, और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेटर सैम्पल्स को पिकअप करता है। नेक्स्ट इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इन कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सैम्पलिंग यूनिट्स आर सेलेक्टेड एट द कन्वीनियंस ऑफ इन्वेस्टिगेटर। यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपनी कन्वीनियंस से चलता है और अपने सैम्पल्स को पिकअप करता है। इसका एग्जाम्पल है कि सपोज़ हम टेलीफोन डायरेक्टरी में से कुछ लोगों के नाम अपने सैम्पल में शामिल कर लें और अपना सैम्पल कंप्लीट कर लें, ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग मानी जाएगी। नेक्स्ट इज़ एक्सटेंसिव सैम्पलिंग। एक्सटेंसिव सैम्पलिंग में हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी यूनिट्स को शामिल नहीं करा जाता है। जिन यूनिट्स को कलेक्ट करने में प्रॉब्लम है उनको हम इग्नोर कर देते हैं।